इस चैप्टर में हम लोगों ने कहाँ तक कवर कर लिया था? एनीबडी कैन टेल मी? Yes, sir. From where we have to learn? Sir, page number 62. Okay, good. हमें वुमेन मूवमेंट से सर पढ़ाना था। यस सर, वुमेन। ठीक है, 62 में हम लोगों ने समझ लिया था, पढ़ लिया था, है ना? इस टेबल को यहाँ तक देख लिया था शायद, है ना? और इसमें देखा था हमने कि जो SC ST गर्ल्स हैं उनको किस तरह से आदिवासी जो लड़कियां हैं, है ना, जो बच्चे हैं आदिवासी हैं, उनको शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है आदिवासियों को, और जो दलित कास्ट के होते हैं उनको शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाता है, और उनको शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है। ठीक है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? ST, और शेड्यूल्ड कास्ट का होता है SC। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो समाज में, सोसाइटी में बहुत पहले से पिछड़े हुए थे। समाज में जो क्राइटेरिया था, सबसे पहले जो डिवीजन किया गया था सोसाइटी का, वो 4 पार्ट्स में किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 पार्ट्स में डिवीजन था सोसाइटी का, हमारे समाज का, सोशल का। और उसके हिसाब से ब्राह्मण और क्षत्रियों का स्थान सबसे ऊपर था, जबकि जो वैश्य और शूद्र थे वो निचले पायदान पे थे। ठीक है, जिसमें शूद्र जो थे वो सबसे निचले पायदान पर थे। इन्हीं को आगे चल के निचली कैटेगरी में, अच्छा, ये पहले जो डिवीजन हुआ था ये पहले वर्ग के हिसाब से हुआ था, काम के हिसाब से हुआ था। बाद में ये बाई बर्थ हो गया। बाद में क्या हो गया? बाई बर्थ हो गया। इसमें आपने थोड़ा पढ़ा होगा कि पहले जो पूजा पाठ कराने का काम करते थे, है ना, वो ब्राह्मण हो गए। शिक्षा देने का काम, एजुकेशन देने का काम ब्राह्मणों के पास, है ना। राज्य की सुरक्षा करने का काम एक राजा के पास होता था, इसलिए उसको क्षत्रिय का दर्जा दिया गया, सैनिक जो वर्ग होते हैं। इसके बाद वैश्य का काम होता था बाजार लगाने का काम, मार्केट सजाने का काम, ठीक है ना, एक लेन देन का काम, एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर बाजार व्यवस्था, है ना, मेंटेन करने का काम, मार्केटिंग का पूरा जो एक स्कोप था ये वैश्य के अंडर में था। और लास्ट वाला जो पार्ट था वो शूद्र था, निचला पायदान था ये इसका काम क्या होता था? इसका काम ऊपर के 3 के, जितने भी ऊपर के जो 3 होते थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सभी की हेल्प करना था। ठीक है ना, इन सभी की हेल्प करना था। तो अगर हम सोसाइटी को देखेंगे तो हमारी सोसाइटी थी ना, जो हमारी सोसाइटी थी ना, ये आप देखेंगे कि इसको हम लोग 4 पार्ट्स में हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो हमने सबसे पहले देखा ब्राह्मणी, ठीक है, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 डिवीजन आपको पता होना चाहिए। ये हमारे सोसाइटी की बहुत पुरानी बात कर रहा हूं मैं, जिसमें आप लोग सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा है हमको? यस सर सर। दिख रहा है सर नीचे का, सर नीचे वाला नहीं दिख रहा, सबसे लास्ट वाला सर। यस सर। दिख रहा है सर? यस सर, अब दिख रहा है। यस सर, यस सर, यस दिख सर, रहा है सर। दिख रहा है। यस सर, यस सर, यस सर दिख रहा है। कोड डिवीजन था, है ना, तो है ना, हमारे समाज के जो लोग थे उनका कोड डिवीजन था। और उस कोड डिवीजन में हम लोगों ने देखा ये ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है। तो ब्राह्मण का वर्ग मैंने आपको बता दिया, क्षत्रियों का वर्ग बता दिया, वैश्य का। ये जो ऊपर के 3 थे ना, ये अपर क्लास के थे, ये अपर क्लास के माने गए, अपर क्लास के। ये निचला जो वर्ग था शूद्र, ये क्या था? ये इन तीनों की हेल्प करता था। ब्राह्मण के काम में भी ये लोग हेल्प करते थे, क्षत्रियों के काम में भी हेल्प करते थे, और वैश्य के काम में भी हेल्प करते थे। इस तरह से बहुत पुराना डिवीजन मैं आपको बता रहा हूं। जिस समय आप लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ने के बाद डिस्ट्रिक्ट क्लासेस में जब आपने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता पढ़ने के बाद फिर आप लोगों ने वेदों के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा वैदिक केस देखा, महाजनपद काल देखा था आपने। तो महाजनपद में जब आपका मगध पढ़ा था आपने, मगध, तो जिस समय आपने मगध पढ़ा था, अनु पढ़ा था, ये सारे महाजनपद जब आपने पढ़े थे, उसी समय से पहले ये डिवीजन हो चुके थे, उसी समय से पहले डिवीजन हो चुके थे। और ये पहले क्या था? पहले इसका डिवीजन बाई वर्ग था। पहले बाई वर्ग था, जो जैसा काम करता था
उसको उसी क्लास में डाल दिया जाए। जैसे पूजा पाठ पर काम कराने वाला, एजुकेशन देने वाला पर्सन कौन बन गया, ब्राह्मण हो जाता था। सुरक्षा करने वाला जो जिसके पास पावर है, ताकत है ना, वो क्षत्रिय, ठीक है। वैसे बताया है मैंने आपको, बिजनेस व्यापार के लिए शूद्र इन सभी चीजों की हेल्प करते थे। शूद्र ब्राह्मण के कार्यों में भी हेल्प करते थे, क्षत्रिय के कार्य में भी हेल्प करते थे। वैसे उनका खुद का अपना कोई विशेष कार्य नहीं होता था, ठीक है, किसी भी काम में लग जाते थे। तो पहले बाई वर्क था, लेकिन बाई वर्क फिर क्या हो गया, स्टॉप हो गया, फिनिश हो गया, फिर क्या हो गया, फिर बाई बर्थ हो गया। क्या हो गया, बाई बर्थ, जन्म। यानी पहले लोग अपने काम के आधार पर अलग अलग क्लास में बढ़ जाते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो हमारे ब्राह्मण वर्ग के समुदाय के लोग थे उन्होंने फिक्स कर दिया, निश्चित कर दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। अब जो जिस वर्ग में है, अब उस वर्ग में जो बच्चे जन्म लेंगे, जो जनरेशन आगे बढ़ेगी, उसको वही क्लास का माना जाएगा। मतलब अगर ब्राह्मण है और ब्राह्मण के घर में अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो ब्राह्मण ही माना जाएगा। वो भले ही कोई काम करता हो, वो ब्राह्मण ही रहेगा, उसके ऊपर टैग लग गया। क्षत्रिय जो है, अगर क्षत्रिय के घर में कोई बालक जन्म लिया, राजा के घर में कोई बालक जन्म लिया है, तो क्षत्रिय ही माना जाएगा, टैग लग गया। भले ही वो चोरी कर रहा हो बाद में, है ना, बाद में कोई और काम कर रहा हो, ठीक है, तो उसको क्षत्रिय कहा गया, उसकी अब कास्ट नहीं बदल सकती। तो बाई बर्थ से क्या हो गया, बाई बर्थ से आपकी क्या बन गई, निकल के आती है, कास्ट निकल के आती है। क्या निकल के आती है, कास्ट, जिसको आप जाति कहते हैं। कास्ट को आपको हिंदी में क्या कहते हैं, कास्ट को आपको हिंदी में जाति, जाति कहते हैं ना, किस जाति के हो। तो जाति का मतलब, जाति का मतलब होता है जन्म, जाति का मतलब ही है जन्म से, यानी आप जन्म से क्या हो, वो बात आ गई, वो यहाँ पर निकल के आ गई, जो कि सही नहीं था, जो कि सही नहीं था, कर्म के आधार पर सही था। इसमें क्या चीज थी, इसमें चीज ये थी कि अगर वैश्य के अंदर पहले की बात करें, पहले जब हमारा बाई वर्ग था, उसमें होता क्या था कि अगर वैश्य के अंदर वो गुण आ गए कि वो भी पूजा पाठ कराकर एजुकेशन देने का काम, उसको भी ज्ञान हो गया, संस्कृत का ज्ञान हो गया, वेदों का ज्ञान हो गया, तो वैश्य भी क्या बन जाता था, ब्राह्मण बन जाता था। वैश्य भी अपने कर्म के आधार पर, काम के आधार पर ब्राह्मण तक बन सकता था। अगर उसके अंदर कोई और क्षमता होगी तो क्षत्रिय भी बन सकता था। लेकिन जब से ये सिस्टम फिनिश हो गया, तब से वह ऐसा नहीं कर सकता है, तब से वैसा नहीं कर सकता है। अब तो जन्म आधारित हो गया ना, जन्म आधारित, तो जाति बन गई, बाई बर्थ, जन्म आधारित क्या बन गया, फिर बाद में उसको कास्ट मिली, उसी को हम लोग जन्म जातियां बोलते हैं। ये मैं आपको क्लास 6 का पिछला थोड़ा सा रिवीजन मैंने आपको कराने की कोशिश की है, ठीक है। ये मैंने आपको 6 की थोड़ी सी चीजें बताने की कोशिश की है, ठीक है। और अब थोड़ा सा अपने चैप्टर में देख लेते हैं। तो यहाँ पर SC ST जो हैं वो एक तरह से सबसे निचले कैटेगरी के ही आएंगे। आज की डेट में अगर हम बात करें, शूद्र में ही आप उनको काउंट कर सकते हैं। आदिवासी जो हैं उनको ST कहा गया, और जो दलित हैं उनको SC कहा गया, ठीक है। और इस तरह से हम थोड़ा सा अब ये चैप्टर पहले इसको यहाँ से देख लेते हैं। ये आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिए, इस लेवल को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। और ये जो आपकी मेन हेडिंग है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है बेटा, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। विमेन्स मूवमेंट, विमेन मूवमेंट वो आप देखेंगे, महिलाओं का आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन। तो ये बेटा ये आंदोलन कैसे चल रहा है, इसको भी आप लोग देखेंगे कि इस आंदोलन में महिलाओं ने क्या किया, आंदोलन किया। आंदोलन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट का मतलब होता है कि जब किसी एक बात को लेकर, जब किसी एक बात को लेकर, एक सही बात को लेकर, ठीक है ना, कई लोग आपस में जुड़ते हैं और उस बात को मनवाने के लिए सरकार से या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके पास ये सारी अथॉरिटी होती है, उससे अपील करते हैं, है ना, उससे अपील करते हैं, तो उसे हम मूवमेंट के रूप में देखते हैं, एक आंदोलन के रूप में देखते हैं, जिसमें सभी लोगों का क्या होता है, हित छिपा होता है, सभी लोगों का लाभ छिपा होता है, एडवांटेज होता है सभी को। तो जिसमें सभी का एडवांटेज होता है और उस एडवांटेज को पाने के लिए सभी लोग आपस में इकट्ठा होते हैं और एक क्या करते हैं, एक प्रोकेशन आप कह सकते हैं कि जुलूस की तरह निकालते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कि एक मूवमेंट, किसी एक विचारधारा, किसी एक नई बात को मनवाने के लिए, लागू करवाने के लिए लोग आपस में संगठित होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, और फिर सरकार को क्या करना पड़ता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई राजा हो, उसको मानना पड़ता है, तो उसको हम मूवमेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मूवमेंट किसका है, यहाँ पर मूवमेंट किसी मेन का नहीं है, यहाँ पर मूवमेंट किसका है, विमेंस का है। यहाँ पर मूवमेंट किसका है, विमेंस का है। तो आइए देखते हैं कि विमेंस का मूवमेंट कहाँ कहाँ रहा। देखिए, विमेंस एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी। विमेंस और जो गर्ल्स हैं
नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। आज के बेटा माइक ऑफ कर लीजिए, किसी का माइक ऑन हो गया है, माइक किसी का ऑन हो गया है, ऑफ कर लीजिए आप लोग। तो देखिए विमेन्स और गर्ल्स आज की डेट में क्या है, उनके पास किसका राइट है, स्टडी करने का और स्कूल जाने का। लेकिन पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, क्या उनको राइट था? नहीं था, है ना। जैसे आज बहुत सारी गर्ल्स इसमें जुड़ी हुई हैं, ऑनलाइन क्लास ले रही हैं, है ना। कितना मॉडर्न टाइम हो गया, कितना मॉडर्न टाइम आ गया कि आज की गर्ल्स ऑनलाइन क्लास ले रही है ना, अपने टीचर से पढ़ाई कर रही है। लेकिन पहले तो आज ऑनलाइन, आज मोबाइल से पढ़ाई कर रही, पहले तो आप कॉपी नहीं, आपने देखा कि पहले कॉपी भी नहीं उनको मिलती थी, है ना। चोरी छिप कर वो पढ़ाई करती थी। कई सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने ऊपर देखे हैं, वो सारी स्टोरी याद है ना सभी को। राजसुंदरी देवी के बारे में पढ़िए, है ना। यस सर। लक्ष्मी लकारा के बारे में पढ़िए आप, है ना। रमाबाई के बारे में पढ़िए, बहुत सारी उसमें। तो देखिए देयर आर अदर स्पेयर लाइक लीगल रिफॉर्म, वायलेंस एंड हेल्थ। तो अच्छा ये बात तो समझ में आती है कि ठीक है, जो विमेन्स है, गर्ल्स है, उनको स्टडी करने का जो राइट है वो तो मिल गया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे भी सुधार होने बाकी थे विमेन्स से रिलेटेड। विमेन्स को केवल इस चीज के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ी, केवल पढ़ाई के लिए और इन सब चीजों के लिए ही लड़ाई करनी पड़ी। इसके अलावा भी विमेन्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, शोषण हो रहा था। किसके द्वारा? मेंस के द्वारा। अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग समाज में अलग अलग तरह के लोग, सोसाइटी के लोग, है ना, अलग अलग तरीके से अब्यूज करते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं। इन सब चीजों के खिलाफ भी तो महिलाओं को लड़ना था। आज की डेट में आप देखते हैं कि घर से अगर कोई गर्ल्स जाती है तो उसके साथ में किसी न किसी को भेजा जाता है, किसी न किसी को भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? इसके पीछे रीजन ये है कि सोसाइटी में अभी भी हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारे ऐसे अवांछनीय तत्व हैं, ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स हमें दिख जाते हैं। सर गौरव पांडे का वीडियो ऑफ है। यस सर। गौरव पांडे बेटा वीडियो अपना ऑन ऑफ मत करिए, नहीं कहिए तो मैं ऑफ कर दूंगा, आप घर में अपना आराम से ऑफ ही रहिए। तो हमें ये चीजें देखने के लिए मिल जा रही हैं, इसीलिए आज भी गर्ल्स के साथ में लेडीज के साथ में कोई ना कोई, है ना, एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन को भेजा जाता है जो उनकी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी या सुरक्षा कर सके। चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे वो, हालांकि मदर जो है वो आज की डेट में वो इस छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए तैयार रहती हैं। लेकिन आज भी आपने देखा होगा गर्ल्स को किसी बड़ी जगह पर भेजने से पहले, है ना, पेरेंट्स कई बार सोचते हैं और उनके साथ में कुछ न कुछ लोगों को भेजा जाता है। आइए ऐसा क्यों करते हैं, वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर में दिख जाएंगी कि देयर आर अदर स्टेप्स लाइक लीगल रिफॉर्म। हमें कुछ लीगल रिफॉर्म चाहिए थे। लीगल रिफॉर्म का मतलब कानून के द्वारा हमें कुछ सुधार चाहिए थे। वायलेंस का मतलब जो हिंसा हो रही है, एंड हेल्थ, तो वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैज इम्प्रूव्ड, जिससे उनकी जो वुमेन्स की और गर्ल्स की सिचुएशन है वो क्या हो सके, और भी इम्प्रूव हो सके। ना केवल स्टडी को लेकर, समाज में चलने का, बोलने का, कहीं पर रहने का, है ना, ये हर चीज उनका क्या हो सके, उनमें सुधार हो सके। तो देखिए दीज चेंजेस हैव नॉट हैपेंड ऑटोमेटिकली। ये जो चेंजेस है ना, ये केवल अचानक से नहीं हुए हैं। विमेन्स इंडिविजुअली, इसको यहाँ से अंडरलाइन करिएगा आप लोग यहाँ से अंडरलाइन करिए, सभी स्टूडेंट्स अंडरलाइन करें। विमेन्स मूवमेंट जो आपसे पूछा गया है उसकी डिफिनीशन यहाँ से दी गई है। ये यहाँ तक जहाँ तक हाईलाइटेड है, इतना आप लोग ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। बस ब्रैकेट में यहाँ से यहाँ, ब्रैकेट ज्यादा नीचे अंडरलाइन करने से अच्छा है कि आप लोग ब्रैकेट में कर लिया करिए। मैं जरूर अंडरलाइन बोल देता हूँ, बट आप लोग ब्रैकेट में जल्दी से कर लिया करिए। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है कि वुमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, चाहे वुमेन कोई एक हो या वुमेन कई हो, हैव स्ट्रगल्ड, उन्होंने संघर्ष किया, टू ब्रिंग अबाउट दी चेंजेस, कुछ परिवर्तन लाने के लिए। दिस स्ट्रगल, और ये जो संघर्ष है, यही उनका संघर्ष, स्ट्रगल, इज नॉन एज वुमेन्स मूवमेंट। वुमेन्स मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। यही उनका स्ट्रगल वुमेन्स मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। अब किस तरह का स्ट्रगल, ऊपर आपने समझा ही है। अब देखिए इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे देश में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग किया, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है। मैनी मेन सपोर्ट, बहुत सारे जो मेन हैं, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे जो मेन हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया है, क्योंकि उनके भी घर की तो किसी पेरेंट्स हैं तो उनकी लड़कियां हैं, है ना, उनके भी घर में अगर कोई व्यक्ति है तो कोई ना कोई तो उनके घर से भी तो है। तो मैनी
मैनी मेन सपोर्ट द वुमेन्स मूवमेंट एज वेल, बहुत सारे जो मेन थे उन्होंने भी क्या किया, इस मूवमेंट को सपोर्ट किया है। तो द डाइवर्सिटी पैशन एंड एफर्ट्स, तो आप देखेंगे कि जो डाइवर्सिटी थी, पैशन एंड एफर्ट्स और दोज इन्वॉल्व मेक इट अ वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट, और इन सभी से मिलकर एक बहुत अच्छा मूवमेंट तैयार किया गया हुआ, जो हमें आगे देखने के लिए मिलेगा। डिफरेंट स्ट्रेटजी, बहुत सारी हम लोगों ने स्ट्रेटजी अपनाई, अंडरलाइन करेगा डिफरेंट स्ट्रेटजी में कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी हम लोगों ने अपनाई। यूज टू स्प्रेड अवेयरनेस, हमने क्या फैलाया, अवेयरनेस फैलाई। हमने क्या किया, फाइट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेद, भेद में ऊंचा नीचा भेद है ना, कि अरे आप ऊंची कास्ट के हो, निचले कास्ट के हैं, या आप विमेन्स हो, है ना, हम तो मेन हैं, हम सुपीरियर हैं, ऐसे जो सोच रखने वाले हैं ना, तो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी हम लोगों ने लड़ाई किया एंड सीक ए जस्टिस, और हम लोगों ने न्याय की खोज की कि सही बात क्या है। तो आइए कुछ ग्लिम्पस स्टैटिस्टिकल के देखते हैं। फर्स्ट हेडिंग कैंपेनिंग, और इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये कंपेयरिंग हेडिंग है, 4 पार्ट्स है। ये लॉन्ग आंसर में हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, एवरी ईयर। आप लोग इस चीज को तो याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही चैप्टर है और वो भी विमेंस स्ट्रगल का, तो ये एक लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है, सुन लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द विमेंस मूवमेंट, विमेंस मूवमेंट क्या है, एक्सप्लेन अबाउट विमेंस मूवमेंट, ऐसा बनेगा कि एक्सप्लेन अबाउट विमेंस मूवमेंट। तो केवल आप लोग बस 4-5 लाइन लिख के फुर्सत मत हो जाइएगा। आप लोग विमेंस मूवमेंट लिखने के बाद फिर फर्स्ट नंबर यहाँ से डालेंगे कि विमेंस मूवमेंट कौन कौन से विमेंस मूवमेंट थे, उसकी हेडिंग क्या क्या है। तो फर्स्ट नंबर आपकी हेडिंग पड़ेगी कैंपेनिंग, सेकंड नंबर हेडिंग क्या पड़ेगी आपकी, रेजिंग अवेयरनेस, ये आपका सेकंड नंबर पड़ेगा, देख लीजिए आपकी बुक में दिया गया है रेजिंग अवेयरनेस। थर्ड नंबर हेडिंग पड़ेगी आपकी प्रोटेस्टिंग, ठीक है, और फोर्थ नंबर हेडिंग पड़ेगी आपकी शोइंग सॉलिडेरिटी, शोइंग सॉलिडेरिटी। सर ये लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये लिखना पड़ेगा आपको। जब आपका हाफ ईयरली एग्जाम होता है या एनुअल एग्जाम होता है, तब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर में, और फिर आपको अपनी कॉपी में राइट करना पड़ता है। ऑनलाइन एग्जाम में तो ऐसा नहीं होगा, ऑनलाइन में तो केवल आपको पढ़ लेना है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, आपको टिक लगा देना होता है, दैट इज अ वेरी इजी। बट आपका टर्म वाला जो एग्जाम होता है, टर्म 1 और टर्म 2 जो एग्जाम होता है, उसमें ऐसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको फिर 100 वर्ड्स में, 120 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो फिर ऐसे केसेस में आपको ये सारा जो है, ये हेडिंग्स का एक्सप्लेन करना पड़ता है। सर टर्म के एग्जाम सर, हाँ क्या है वर्षा? सर टर्म के एग्जाम सर ऑफलाइन ही होंगे। टर्म के एग्जाम तो अभी ऑफलाइन होते आए हैं, हो सकते हैं ऑफलाइन ही होंगे, उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। वो चीजें आप ना ही पूछे अभी तो अच्छा है। अभी सर हमारे नहीं हुए थे इस बार ऑफलाइन। आपके हेलो, आपकी यूनिट 1 वाले एग्जाम अभी सामने है, आप उस पर बात करिए अभी, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जाम जब होगा तो क्लियर बताया जाएगा आपको। और हाँ ठीक है, आवाज आ रही है सभी को? यस सर आ रही है। यस सर सर आ रही है। तो देखिए कैंपेनिंग में भी इन चारों में भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कैंपेनिंग, इन चारों में भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कैंपेनिंग। माइक म्यूट कर लें सभी, माइक म्यूट कर लें। Your voice is not माइक म्यूट कर लें। coming. देखिए सबसे पहली हेडिंग है आपकी कैंपेनिंग। आवाज आ रही सभी को? यस सर, सर आ रही है। यस सर। ठीक है, अब माइक म्यूट कर लें तुरंत। देखिए कैंपेनिंग में क्या होता है, देखिए कैंपेनिंग में क्या होता है, कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस। कैंपेनिंग का मतलब क्या होता है, कैंपेनिंग का मतलब होता है कैंपेन करना, अभियान करना, यानी लोगों पर जाकर कहीं कहीं पर किसी रोड पर जाकर बैठ जाना, वहां पर कई लोगों को इकट्ठा करना, उनसे साइन करवाना, है ना, और भाई आप भी हमारे से जुड़िए, आपको भी समस्या होती है ना, आइए आप भी हमसे जुड़िए। अच्छा आपको भी समस्या होती है, उनका नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, उनको बैठाइए। हाँ आपको भी आंदोलन जिस दिन होगा सब लोग इकट्ठा मिलकर चलेंगे, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, रोड पर जाएंगे, सड़कों में, है ना, चिल्लाएंगे, अपने हक के लिए लड़ाई करेंगे। देख रहे हैं आप, ये महिला जो है क्या कर रही है, पेपर बांट रही है, इसमें कुछ लिखा हुआ है कि क्या करना है आपको। और देखिए ये लोग पीछे महिलाएं देखिए क्या कर रही हैं, सब अपना अपना बैनर लेके पीछे ऐसे जा रही हैं। तो ये एक तरह से कैंपेनिंग का पिक्चर आपको दिख रहा है। इसमें क्या किया गया बेटा कि कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस, इसके खिलाफ हम लोगों ने कैंपेन किया। किससे लड़ाई करनी थी हमें, डिस्क्रिमिनेशन से, ठीक है ना, इससे लड़ाई करनी थी डिस्क्रिमिनेशन।
अगेंस्ट वुमेन्स आर इन इम्पोर्टेंट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट। ठीक है, कि हमें देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर एन इम्पोर्टेंट, है ना, विमेंस एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द विमेंस मूवमेंट। तो विमेंस मूवमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट विमेंस का ही तो होगा। ठीक है, कैंपेन्स किसके खिलाफ किया गया, देख लीजिए, कैंपेन्स हैव आल्सो लेड टू न्यू लॉ। ये जो कैंपेन किया गया ये नए कानून को बनाने के लिए किया गया। इंपॉर्टेंट याद है, ये यहाँ से अंडरलाइन करिएगा, कैंपेनिंग किस लिए किया जा रहा है, लोगों को इकट्ठा क्यों किया जा रहा है, लोग सड़कों पर क्यों आ रहे हैं, एक नए कानून को बनवाने के लिए आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक नया कानून बन जाए। तो कौन सा कानून बनवाना चाहते हैं कि पास हो जाए। अच्छा देखिए, क्या ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है कि जब लोग सड़कों पर उतर आते हैं और एक ही बात के लिए नए कानून को बनवाने के लिए धरना देते हैं, जुलूस निकालते हैं, सरकार को फिर वो कानून बनाना पड़ता है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली में फिर वो जाती है, लेजिस्लेटिव असेंबली में वो, है ना, सब जितने भी आपके एमएलए होते हैं वो डिस्कस करते हैं। अगर पार्लियामेंट में है, देश के लिए कोई कानून बन रहा है, तो पार्लियामेंट के सारे एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो डिस्कस करते हैं और एक नया कानून बनाने की प्लानिंग करते हैं। तो यही चीज हुआ, इन्होंने कैंपेन किया महिलाओं ने, और उसके बाद इनको सफलता मिलती है, इन सभी लोगों को, है ना, सफलता मिलती है। अ लॉ वाज मेड इन 2006, और एक नया कानून कब बन जाता है, 2006 में। अंडरलाइन करिएगा, पूछा जाएगा आपसे एक नया कानून आया तो कब आया, किस ईयर में आया, तो 2006 में आया। लेकिन वो कानून था क्या, ये भी तो पता चले हमें कि कौन सा कानून था भाई। तो आगे दिया है, ये लॉ था टू गिव वुमेन, महिलाओं को देने के लिए, क्या देने के लिए, ये नया कानून किसके लिए था, महिलाओं को देने के लिए था। किस लिए, हु फेस फिजिकली एंड मेंटल वायलेंस विद इन देयर होम्स। जो महिलाएं अपने घरों में फिजिकल और मेंटली रूप से क्या होता है, उनके साथ में वायलेंस होता है, उनके हस्बैंड के द्वारा हो रहा है, उनकी जो जहां पर उनकी शादी हुई है ना, तो जो उनकी वहां की मदर है ना, हस्बैंड के जो माँ है, उनके साथ में, और घर के और भी कोई सदस्य हो सकते हैं जिनके द्वारा उस महिला पर क्या किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, उसको मेंटली रूप से वो रोज सुन सुनकर थक गई है, एब्यूज किया जा रहा है उसको, है ना, या उसकी पिटाई की जा रही है उस महिला की, उसको चोट लग रही है, लेकिन वो घर के अंदर ये बोल नहीं पा रही है, कुछ घर के अंदर ही बोल नहीं पा रही, सोसाइटी में कुछ कह नहीं पा रही है। ऐसी महिलाओं के लिए कानून आया, ऐसी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून आया। या किसी बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, कोई बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, वहां बहुत सारे रूम्स बने हुए, तो पता चल रहा है कि जो सबसे ऊपर वाला रूम से उसके पर्सन वाले जब भी नीचे उतरते हैं, तो यहाँ की जो नीचे रूम है उसकी महिलाओं को कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। तो एक ही अपार्टमेंट के अंदर रहने वाली जो कई सारी फैमिली है, अगर एक फैमिली के लोग किसी दूसरी फैमिली की महिलाओं को कुछ बोल रहे हैं, तो उनके लिए भी है, ठीक है ना, उनके लिए भी है। केवल ऐसा नहीं कि केवल एक ही फैमिली के मेंबर के लिए। तो एक ही अपार्टमेंट में रहने वाले कई सारे जो रूम्स हैं, वहां भी अगर किसी महिला के खिलाफ ऐसा कुछ किया जा रहा है, उसको फिजिकली पिटाई की जा रही है, मेंटली रूप से उसको अब्यूज कर रहे हैं, तो फिर वो दिमागी रूप से परेशान हो रही है। तो इन सभी चीज के लिए ये कानून आया कि अगर ऐसे लोग करते हुए पाए गए, तो अब से अगर उनके खिलाफ कंप्लेन कर दी जाए पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस सीधे उनको ले जाएगी और उनकी विधिवत व्यवस्था करेगी। बढ़िया, है ना, उनकी विधिवत व्यवस्था करेगी, है ना। कहाँ व्यवस्था करेगी आपको पता ही है ना। तो इसको क्या कहा जाता था बेटा, आर कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस, इसको कहा जाता था डोमेस्टिक वायलेंस। ये भी आप याद कर लीजिए कि जो महिलाएं वुमेन्स हु फेस फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस विद इन देयर होम्स आर आल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस। इसको याद कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज अ डोमेस्टिक वायलेंस, तो आप लोग सीधे आंसर यहाँ से दे सकते हैं कि वुमेन्स हु फेस फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस विद इन देयर होम्स, है ना, आल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस, इसको डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है। तो ये जो कानून आया था वो किसके लिए आया था बेटा, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए आया था। ये जो कानून बना था डोमेस्टिक वायलेंस के लिए आया था, एंड सम लीगल प्रोटेक्शन, और इसमें उनको कुछ लीगल प्रोटेक्शन भी मिलता है। ये बात आप लोग पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास लेते हैं, आपका टाइम भी हो गया है।